एक दिन अपना भी सपना सच होगा कि एक दिन अपना भी सपना सच होगा। एक हाथ में माइक, एक हाथ में ऑर्डर, पूरा का पूरा स्टेज अपना होगा, है ना भाई लोग। और इसके लिए हमें मेहनत भी तो करना जरूरी होगा और हमें अपना सिलेबस भी तो कंप्लीट करना होगा, है ना। लेकिन हमने अपना सिलेबस भी नहीं कंप्लीट किया तो हम कैसे आखिर कैसे ला सकते हैं यार अच्छे नंबर, ठीक है। और हम कैसे एक हाथ में माइक एक हाथ में अवार्ड कैसे हम ले सकते हैं। अच्छा तो मैं बताता हूँ आपको, आज सुबह मैंने एक वीडियो डाला था, एक वीडियो उस समय मैंने 50 टॉपिक उस वीडियो में मैंने बताया था जिन्हें आप तैयार कर लेते हो तो बहुत ही अच्छे नंबर आपके आने वाले हैं। तो उन 50 टॉपिक वाली वो वीडियो जरूर देख लेना भाई, बस ज्यादा देर की वीडियो नहीं है, देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा। आप क्वेश्चन बैंक से तैयार कर लेना, वरना फिर एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी इस चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट आपको वहां पर एक मिलेगी जहां से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, पूरा हर एक चैप्टर का वन शॉट और डेरिवेशन सीरीज। पर उतना टाइम नहीं है तो मैं बता रहा हूं सिर्फ ये मॉडल पेपर देखकर जाओ और एक मॉडल पेपर मैं आपको अभी शाम को कराया हूं उसको देखकर जाओ, ठीक है। ये 2 मॉडल पेपर देखकर जाओ, सुबह एक मॉडल पेपर और आएगा। इस 3 मॉडल पेपर से आपका 90 से 95% तक आ सकता है। मैं पूरा इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है ना भाई। अब मैं कैसे बोल दूं कि मैं लीक कर रहा हूं पेपर, ऐसा नहीं है, एक गेस पेपर है और इस तरह डिजाइन किया गया कि इसमें 70 से 80% इसी में से आ जाएगा, बाकी 2 और दूंगा उसमें भी कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। फिर आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होने वाला है ना। तो चलो फिर देख लेते हैं किस प्रकार हमारा पैटर्न होने वाला है। इस प्रकार आपको मिलेगा अपना क्वेश्चन पेपर और जिसमें ये बहुत सारे खंडों में डिवाइड होकर बात करें, बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए 1-1 नंबर के, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद में जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए 1 नंबर के, उसके बाद जो लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए 2 तरह के होंगे, एक 2 नंबर वाले, एक 3 नंबर वाले, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय जो है 5 नंबर वाले होंगे, है ना। तो जो 5 नंबर वाले हैं वो तो फिक्स ही हैं कि हाँ कौन से आने हैं, नहीं देखा तो अपने चैनल पर जाना, वहां पर आपको मिल जाएगा। चलिए खंडा में बढ़ते हैं। खंडा में सबसे पहले 5 बहुविकल्पीय मिलेंगे। सबसे पहला बहुविकल्पीय दिया गया है आपको कि वैद्युतशीलता का मात्रक है। आपसे पूछा क्या गया है, वैद्युतशीलता का मात्रक। वैद्युतशीलता आपको पता है क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, उसी का मात्रक पूछा है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, ठीक है। कहां से निकालोगे बताओ, अगर भूल भी जाते हो वैसे तो मैं इसका आंसर अगर मैं डायरेक्ट चाहूं डायरेक्ट टिक करके बता दूं, पर आपको दिक्कत होगा ना। चलो समझो, आपने पढ़ रखा है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कूलम्ब बल का सूत्र है ना। ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, ये एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है। ये देखो ना, ये देखो एक सेकंड, इसका मान निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको जब इधर फेंकेंगे ना, इसको देखो इधर फेंकेंगे इधर, ठीक है, तो ये इधर चला आएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई में यही तो होता है। तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई F हो जाएगा और इंटू में Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब मुझे बताओ इसका मात्रा क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो ऊपर 2 आवेश है ना, ये देखो ऊपर 2 आवेश है, तो 2 आवेश, अगर एक आवेश होता तो 80 होता, यानी 80 स्क्वायर हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा, है ना। आवेश का क्या होता है, कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। 2 आवेश है तो इसलिए कूलम्ब स्क्वायर होगा, है ना। और नीचे क्या दिया गया है, F यानी न्यूटन और दूरी स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर। तो कूलम्ब स्क्वायर ऊपर और नीचे न्यूटन मीटर स्क्वायर कहाँ दिया गया है, देखो ये दिया गया है पहला ही ऑप्शन, कूलम्ब का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूर पूछ लेगा, चाहे बीमा पूछ ले चाहे मात्रक लिखने पूछा जरूर जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगला दिया है एक धातु के गोले की धारिता 1.0 माइक्रोफैरेड है तो उसकी त्रिज्या लगभग होगी, कितने होगी, तो 9 किलोमीटर होगी, ठीक है, 9 किलोमीटर होगी। इसे एक सूत्र आता है उससे आप निकाल सकते हो। वैद्युत वाहक बल ई का एक सेल प्रतिरोध R के सिरों से जुड़ा हुआ है, यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर B हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, बताओ मुझे क्या होगा। हाँ ये एक सूत्र होता है, ये होता है हाँ वैद्युत वाहक बल माइनस विभव बराबर R/B, मतलब इंटू R/B, ये होता है, ठीक है। चलो अगला दिया गया है प्रतिरोध की बीमा है। प्रतिरोध की बीमा मुझे बता दो प्रतिरोध होता क्या है, प्रतिरोध कहाँ से निकालोगे, प्रतिरोध R बराबर B/I आपको पता है ना, तो इसकी बीमा निकालो। तो विभव की बीमा क्या हो जाएगी बताओ, विभव की देखो विभव की बीमा हो जाएगी ML स्क्वायर T की पावर -3 और एक सेकंड आपको वहां तक दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके नीचे लिख देता हूँ, इस तरह होगा। अब विभव की बीमा लिखोगे नीचे धारा की बीमा, तो विभव की बीमा होगी ML स्क्वायर T की पावर -3 और A, ये हो जाएगी। नीचे धारा की लिखोगे A, ठीक है। तो जब ऊपर जाएगा तो A की पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर -1 पहले से ही है, ठीक है। तो एक जीत जाएगा -2 हो जाएगा, तो हम है MLT, ये देखो ये है यहाँ पर C ऑप्शन इसका सही है, ये देखो है ना, इसका C राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्या देगा है, समान पदार्थ के 2 घनों की भुजाएं क्रमशः L तथा 2L है, उसके प्रतिरोधों का अनुपात होगा, ठीक है। प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, 2:1 हो जाएगा। चलो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर, ये तो सभी को पता है 90 डिग्री होता है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है, ठीक है। अगला देखो खंडवा, यहाँ से भी आपको जो शॉर्ट आंसर दिए जाएंगे, एक ही नंबर मिलने वाले इसके। चलो ठीक है भैया, जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस तरह की इंपॉर्टेंट क्लासेस बहुत देखने को मिलती है चैनल पर, ठीक है। आपसे इससे आपका ही भला होगा ना, इससे आपको ही हेल्प मिलेगी अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर अभी आगे भी कोई तैयारी सोचोगे तो उसके लिए भी हेल्प मिलेगा इस चैनल से भाई, ठीक है। 3.2 कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा, ये देखो पूछा क्या गया है, एक ही सूत्र है, ठीक है, एक ही सूत्र है Q बराबर ND। और मैं बता दूं इससे इतना न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इतना क्वेश्चन पूछा जाता है, MCQ शॉर्ट लॉन्ग सब कुछ पूछा जाता है। लॉन्ग नहीं 5 नंबर का नहीं, लेकिन हाँ ये हो सकता है 1 2 3 इस तरह पूछा जाता है, ठीक है। देखो अब ये हो सकता था तो इसे MCQ में भी पूछ लेता है, लेकिन यहाँ पर देखो शॉर्ट आंसर पूछा गया है ना, Q बराबर ND। Q का मान कितना दिया गया है 3.2, है ना, और बराबर N मुझे ज्ञात करना है ना, कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और गुणे में E कितना दिया हुआ है। E हमें सबको पता है यार, 1.6 गुणित 10 की घात -19, है ना। जब इससे काटोगे ना तो हो जाएगा 2, और ये 10 की घात -19 इधर आएगा तो 10 की घात +19 का हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका क्या हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात 19, ठीक है। चलो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए और इसका मान जूल में ज्ञात कीजिए। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा होती है जो इलेक्ट्रॉन
जो इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने पर प्राप्त करता है, एक वोल्ट कोई विभवांतर है उससे त्वरित होने पर जो गतिज ऊर्जा है प्राप्त होती है वही कहलाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन पर सभी आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कितना हो जाएगा, आगे जूल जोड़ दो। ठीक है, बस वही हो जाएगा बाकी। चलो, धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल का क्या अर्थ है, इसकी कोटि बताइए। श्रांति काल क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन है तो उनके बीच जो टक्कर में लगा समय होता है ना, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच परस्पर टक्करों में जो लगा समय होता है वही श्रांति काल कहलाता है। ठीक है, ये देखो वही लिखा हुआ है कि दो मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा धनायनों के बीच दो क्रमागत टक्करों के समय में लगे जो समय लगता है उसे श्रांति काल कहते हैं, है ना। यहाँ ये देखो, ये 10⁻14 सेकंड की कोटि का होता है, ये भी दिया है, कोटि भी पूछा था, याद रखना। चुंबकशीलता का विमीय सूत्र बताइए। चुंबकशीलता का विमीय सूत्र क्या होता है, बताओ चुंबकशीलता का विमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, चलो तो एक्स का होता है, नोट कर लो, इसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। क्या है, m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2 और a की पावर -2 न्यूटन पर एम्पियर। यानी अगर इसका फॉर्मूला देखेंगे तो क्या हो जाएगा जानते हो, ऊपर न्यूटन है यानी बल और नीचे एम्पियर स्क्वायर यानी आई स्क्वायर FYI स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा इसका। तो वहीं बल की बीमा लिखोगे mlt की पावर -2 और उसके बाद में नीचे धारा की बीमा लिखोगे, इसे ऊपर ले जाओगे तो इस बीमा निकल कर आएगी चुंबकशीलता की बीमा। ठीक है, किसी स्थान पर नतिकोण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज घटक का ऊर्ध्व घटक में संबंध लिखिए। नतिकोण चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक में संबंध बताना है। यार ये तो सभी को पता है कि क्या होता है, ऊर्ध्व घटक बराबर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, होता है ऊर्ध्व घटक बराबर क्षैतिज घटक tan थीटा। ठीक है, ऊर्ध्व घटक बराबर, यार लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, देखो वही लिखा हुआ है, ये देखो, इसे किससे प्रतीक करते हैं, ऊर्ध्व घटक से। ठीक है, ऊर्ध्व घटक बराबर क्षैतिज घटक tan थीटा। ठीक है, चलो ये संबंध होता है इसमें। धारा घनत्व की परिभाषा दीजिए। धारा घनत्व क्या होता है समझो, कोई ये चालक है, ठीक है, और चालक में क्या है, धारा बह रही है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल a है, तो एकांक क्षेत्रफल में जो प्रवाहित होने वाली धारा है ना वही कहलाती है धारा घनत्व। यानी एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व। धारा घनत्व वह धारा होती है जो किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में बहती है, वही बताया हमने। यानी जब इसका सूत्र लिखेंगे क्या हो जाएगा, इसे जैसे प्रबंधित करेंगे तो क्या हो जाएगा, एकांक क्षेत्रफल उसमें प्रवाहित होने वाली धारा है आई, यानी J बराबर I/A। ठीक है, कैमरा चालू है क्या, इसकी रिकॉर्डिंग चलो चालू है। ठीक है, अगला क्या दिया गया है, दो बिंदु आवेश। देखो यहाँ से खंड शास्त्र में यहाँ पर आपके दो नंबर वाले क्वेश्चन मिलते हैं, आपको दो नंबर वाले। यहाँ पर दिया गया है कि दो बिंदु आवेश इतने कूलाम है। एक देखो Q1 दिया गया है, ठीक है, कि 5 × 10⁻⁻19 कूलाम है, और ये Q2 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, E पूछा गया है। ठीक है, अब देखो सूत्र कौन सा लगेगा, यहाँ पर देखो आप सभी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पता है ना, बताओ मुझे, सूत्र तो पता है ना, 1/4πε0 × Q/r²। ठीक है, दूरी यहाँ पर x मान लिया है और यहाँ पर Q1 का मान रखा है, बस कुछ नहीं किया है। सूत्र में यहाँ पर Q1 का मान रखा है और यहाँ पर Q2 का मान रखा है। ठीक है, और देखो परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य है, यानी इसका जो और E1 - E2 जो होगा वो शून्य होगा। ठीक है, अब देखो E1 - E2 बराबर शून्य, तो E1 बराबर E2, जब इसको उधर ले जाएंगे हो नहीं जाएगा E1 बराबर E2, तो E1 बराबर E2 रखोगे और इसे हल करोगे ना तो ये आ जाएगा। ठीक है, इतना आएगा। ठीक है, सिद्ध कीजिए निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा विद्युत विभव शून्य होता है। ठीक है यार, कोई अच्छा कोई टॉपिक अगर छूट रहा है यार, चैनल पर अभी जाना, प्लेलिस्ट वहां पर पड़ी हुई है, उसके बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं, सब कुछ वहां पर आपको मिलेगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है मेरे भाई, चलो क्या दिया है, सिद्ध कीजिए किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा विद्युत विभव शून्य होता है। यार आपका डेरिवेशन है, कौन सा डेरिवेशन है मैं बताता हूँ। ये विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, अब यहाँ पर दो विभव होते हैं, एक अक्षीय वाला और एक निरक्षीय वाला, है ना। तो ये मैंने डेरिवेशन सीरीज में करवा रखा है, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है अच्छे से समझना है यार। यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको बोर्ड पर, वहां पर मैंने बताया है ना, वो वहां पर जाकर देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। पहली बात या तो चैनल देखो, चैनल पर जाओ, उसके वहां पर आपको वीडियो वाले सेक्शन में जाओगे तो तीसरे नंबर की वीडियो स्थिर विद्युत विभव धारता पूरा चैप्टर मिलेगा। पूरा चैप्टर नहीं देखना है, सिर्फ आपको यही देखना है डेरिवेशन ही इसका अच्छे वाला। तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जानते ही होंगे, और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में फिर वहां दूसरे नंबर पर आपको मिलेगी डेरिवेशन सीरीज की प्लेलिस्ट। ठीक है, 2 सेकंड लगेगा यार पहुंचने में, उसके बाद तो वहां पर मिल ही जाएगा। चलो यहाँ पर दिया गया है विशिष्ट चालकत्व की परिभाषा दीजिए। विशिष्ट चालकत्व की परिभाषा दीजिए, तो जानते हो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है ना, विशिष्ट प्रतिरोध किससे लिखते हैं, रो से, है ना, और इसे जो ये विशिष्ट चालकत्व होता है इसे सिग्मा से लिखते हैं। तो इसका जो उल्टा होता है यानी रो का उल्टा यानी 1/रो, यही कहलाता है विशिष्ट चालकत्व। ठीक है, यही क्या कहलाता है विशिष्ट चालकत्व, यानी क्या लिखे, सिग्मा बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो। ठीक है, चलो इसका SI मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, बीमीय सूत्र ये होता है। ठीक है, नोट कर लो, ये भी पूछा जा सकता है। लोरेंज बल क्या होता है, इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का उल्लेख कीजिए। लोरेंज बल क्या होता है, सीधे धारावाही चालक के कारण अगर कोई अल्पास लंबाई का तार है तो वहां पर जो कार्य करने वाला बल होता है उसी लोरेंज बल के सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्या बताया था लोरेंज बल ने सूत्र QVF sin थीटा। ठीक है, अब देखो QVF sin थीटा कैसे, फ्लेमिंग का आपको पता नियम पता है ना, अभी चलो मैं बताता हूँ, ये देखो नीचे होगा। ठीक है, एक सेकंड, अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये देखो सिर्फ इस पर ध्यान रखो। अब यहाँ पर मैं क्या बताता कि अपने बाएं हाथ की फ्लेमिंग के नियम के अनुसार क्या होता है कि अगर हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और जो तर्जनी उंगली है और मध्य उंगली इस प्रकार फैलाएं या फिर समायोजित करें कि वो एक दूसरे के लंबवत हो। ठीक है, तीनों उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि वो दूसरे के लंबवत हो, तो जो तर्जनी उंगली होगी वो V को यानी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी, और जो मध्य उंगली होगी वो V को व्यक्त करेगी यानी वेग को, और जो अंगूठा होगा वो उस पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा।
ठीक है। अंगूठा बल को प्रदर्शित करेगा, ये वी को प्रदर्शित करेगी ये वाली उंगली यानी चुंबकीय क्षेत्र को, और ये वेग को। यानी बल का सूत्र क्या हो जाएगा, बल का सूत्र हो जाएगा F बराबर QV sin थीटा। ठीक है, ये सूत्र हो जाएगा, नियम हमने बता दिया ना। चलो अगला क्या देखा, गाउस का प्रमेय करके अनंत लंबाई के सीधे, ये वाला मैंने यार ये जो डेरिवेशन है आप डेरिवेशन सीरीज में से देख लेना। ठीक है, डेरिवेशन सीरीज में जाना वहां पर देख लेना। अब मैं यहाँ पर मैं कैसे समझा दूं, ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, बोलने को तो मैं बता सकता हूँ यार। किरचॉफ का नियम, ठीक है, किरचॉफ के दो नियम होते हैं, मैं बता दूं। एक होता है उनका दो नियम है, एक धारा का नियम यानी संधि का नियम, और एक है बोल्टता का नियम। तो धारा का नियम क्या कहता है कि किसी संधि पर मिलने वाली जो सभी धाराएं हैं उनका मान शून्य होता है। क्यों, ये देखो कोई संधि है, यहाँ पर बहुत सारी धाराएं आकर मिल रही है, तो जितना धारा आएगी उतना धारा जाएगी, ये किरचॉफ ने ही बताया। यानी अगर कुल योग तो बचेगा कितना, जितना आई उतना गई, यानी यहाँ पर जब धारा शून्य हो जाएगा है ना, तो वही बताया है कि जो इसका धारा का योग होता है वो शून्य होता है, यानी जितना आती है उतना चली जाती है, यानी आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। ठीक है, वैसे यहाँ पर दिया गया है, ये देखो 3 ये आने वाली धारा है, तो इनका देखो इधर ये दिया गया है, और बराबर I3 और I4 जाने वाली धारा है, बराबर दिया गया है ना। यानी ये बस इतना याद रखो, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, जो सभी धाराओं का योग होगा शून्य होगा, बस। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि अगर कोई यहाँ पर बंद पास है, दो बंद पास इस तरह है, तो उसमें जो क्या होगा, धारा होगा, ठीक है, आई धारा होगा, आई, और जो इसके वो होगा प्रतिरोध R, वो इसके विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होगा। मतलब इसका योग, ठीक है, आई और R के गुणनफल का योग किसके बराबर होगा, इसके विद्युत वाहक बल के, यानी E के। ठीक है, तो वही हो जाएगा समेशन IR बराबर समेशन E। ठीक है, यानी किसका, धारा का और प्रतिरोध का गुणनफल का जो योग होगा उस किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक बल के। चलो ठीक है, अगला क्या दिया गया है, यहाँ पर इसका डेरिवेशन दिया गया है। ठीक है, डेरिवेशन यार डेरिवेशन सीरीज से देख लेना। अब मैं यहाँ पर समझाऊं तो यार आपको समझ में नहीं आएगा, समझाने को क्या समझा सकता हूँ मैं। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं, अन्योन्य प्रेरण, हाँ ये बहुत पूछा जाता है। अन्योन्य प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण गुणांक या फिर स्वप्रेरण भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। समझो क्या होता है, अगर कोई हमारे पास दो कुंडली है इस तरह, ठीक है, समझो ये इस तरह दो कुंडली है, तो इनको अगर हम पास लेकर जाएंगे, ठीक है, पास लेकर जाएंगे, और एक कुंडली में धारा परिवर्तित मतलब धारा बह रही है, तो इसमें भी धारा बहने लगेगी, और वो क्या, उसमें भी विद्युत वाहक बल, उसमें विद्युत वाहक बल यानी E उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो यह घटना ही क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। यानी एक कुंडली के द्वारा दूसरी कुंडली में भी धारा का बहने लगे, उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए। देखो यहाँ पर लिखा होगा, परस्पर समीप रखी दो कुंडली में जब किसी एक कुंडली में धारा परिवर्तन करते हैं ना, तो दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाने की घटना क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। ठीक है, सूत्र ये होता है, देखो M से प्रदर्शित करते हैं, सूत्र ये होता है, मात्रक होता है वेबर पर एम्पियर। ठीक है, चलो अगला क्या दिया गया है, हाँ ये इसका डेरिवेशन दिया गया है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने बताया था ना क्या होता है। समझो अगर कोई दो आवेश है यहाँ पर हमारे सामने, ये देखो इस तरह मैं थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूँ। ठीक है, हमारे पास कोई दो आवेश है, ये है माइनस क्यू, ये है क्यू है दूसरा। अगर एक माइनस है दूसरा प्लस यानी विपरीत प्रकृति के आवेश है, और एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है अल्पतम दूरी पर, तो जो पूरा निकाय बनकर तैयार होता है यही वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यानी कह सकते हैं दो विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं तो निकाय बनकर जो तैयार होता है वही कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जब इसमें से क्या करें, कोई एक आवेश निकाल लें, ठीक है, कोई एक आवेश निकाल लें इनमें से, यानी क्यू निकाल लिया चलो, और इनके बीच की दूरी कितनी है 2l, इसको निकाल लें, इसको गुणा कर दें तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यानी P बराबर 2l/q। ठीक है, चलो समझ में आया क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी हमने बता दिया। ठीक है, अगर इसका निकालना चाहोगे मात्रक, तो ये है Q से कूलाम, और ये 2l दूरी है तो मीटर हो जाएगा, कूलाम मीटर यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और इसका जो बीमेर सूत्र हो जाएगा लात हो जाएगा, फिर LTA भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छी स्थिति में निश्चित स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यार बहुत बता चुके हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है यार, इसे तैयार करके जाना, करना कुछ नहीं है, बस आपको चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है, दूसरे नंबर पर आपको एक वीडियो मिलेगी। ठीक है, चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट पर जाना, अब मुझे उसके आगे बताने की जरूरत नहीं। बायोसेवर्ट का नियम लिखिए, और इसका हाँ ये बता, बायोसेवर्ट का नियम, बायोसेवर्ट ने क्या बता था, ये देखो यहाँ पर ध्यान दो, वैसे आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा पर आपको पता भी होगा बायोसेवर्ट ने क्या कहा था। एक कोई ये है सीधा धारा वही चाल के कारण, और यहाँ पर कोई अल्पांश लंबाई के कारण यहाँ पर किसी दूर पर यहाँ पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना, तो जो इसमें बहने वाली धारा होगी, मान लेते हैं इसमें धारा बह रही I, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। और मान लेते हैं इसकी जो लंबाई है L है, ठीक है, लंबाई L है इस चालक की, तो क्या होता है जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होगा। और मान लेते हैं यहाँ पर थीटा बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है, तो उन्होंने बताया कि जो इसके चुंबकीय क्षेत्र होगा वो साइन थीटा यानी यहाँ पर बनने वाले कोण के भी अनुक्रमानुपाती होगा। और इनके बीच की दूरी हम r मान लें तो इसके भी उत्क्रमानुपाती होगा। यानी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, दूरी के अनुक्रमानुपाती होगा, और कोण जो बनेगा साइन थीटा उसके अनुक्रमानुपाती होगा, और दूरी के भी उत्क्रमानुपाती होगा। अब जब हम इन चारों समीकरण को मिलाएंगे, इन चारों समीकरण को, तो यहाँ से ये निकल कर आएगा हमारा। ठीक है, ये सूत्र इसका निकल कर आएगा, सीधा धारावाही चालक के कारण लगने वाले बल का सूत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका वेक्टर फॉर्म भी लिखा हुआ है, इसका वेक्टर रूप भी लिखा हुआ है। देखो वेक्टर रूप में करते नहीं है, बस ऊपर r कैप लिख देते हैं और नीचे एक r गुणा कर देते हैं। ठीक है, बस कुछ नहीं होता। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसके आधार पर स्वप्रेरण को समझाइए क्या लिखा हुआ है। चलो समझते हैं क्या होता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, जब किसी कुंडली में
और चुंबक के बीच अपेक्षित गति होती है, तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस कुंडली में एक परिपथ है, तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। यार कुछ है नहीं, देखो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, कोई चुंबक है, ठीक है, और यहाँ पर एक कुंडली है, तो इस चुंबक को इसके पास ले जाएंगे तो इसमें क्या होगा, धारा बहने लगेगी। और मान लो चुंबक इस तरह है, साउथ नॉर्थ, मतलब कि साउथ और नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ यार, ठीक है। तो देखो इसमें धारा बहेगी, धारा की दिशा जो होगी इस तरह बहेगी, ठीक है, इस तरह बहेगी। यानी ये इसको क्या करेगी, यहाँ पर धारा बहेगी और यहाँ पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, इसे ढकेलेगा, ठीक है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, तो जो घटना होती है यही घटना कहलाती है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ठीक है। समझ में आया? चलो पूरा हमारा खत्म हो चुका है, पूरा मॉडल पर उम्मीद करते हैं पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अरे इसे आप तैयार कर लेते हैं ना, तो भैया कुछ कोई दिक्कत नहीं होगी आपको फिर बोर्ड एग्जाम देने में। और 1 सेकंड में आपको एक और मॉडल पेपर में, एक मॉडल पेपर में करवा चुका हूँ, चैनल पर जाकर देख लेना। ये दूसरा था और एक आएगा सुबह, ठीक है। ये 3 करने के बाद यार पूरा आपका काम हो जाएगा, आपको कोई दूसरा तैयार करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। चलो जो यार नए हो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस तरह की इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलती रहती हैं यार, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है मेरे भाई। चलो बहुत ही काम देगा चैनल, इसे सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। मिलता है फिर किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ अपने ख्याल रखना यार।